हवस नहीं किसी पे। मैं आतंकवादी हूँ प्रतीक सिंह। दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूँ अर्जुना क्लासेस के सफलता के सफरनामा की अगली कड़ी में, जहां आज आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं चंद्र कुमार साहू जी। दोस्तों वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए हैं और आज हम उनके साथ बात करेंगे। उनके माध्यम से आप सबके जीवन में प्रकाश पुंज फैलाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भी अपने जीवन की उचित मार्ग को प्रशस्त करने में उनके मार्गदर्शन का सहायता ले सके और उनसे सीख करके आप अपने पीएससी और व्यापम की जर्नी को और आसान कर सके। तो मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से। चंद्र कुमार साहू जी, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले चाहूंगा कि आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन बच्चों के सामने थोड़ा संक्षिप्त में, फिर हम आगे सेशन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। सर सर्वप्रथम मैं अर्जुना क्लासेस और आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम चंद्र कुमार साहू है। मैं सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम का निवासी हूँ। इस वर्ष मैं 67वीं रैंक के साथ नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुआ हूँ। तो जैसा हम दोस्तों, एक बहुत प्यारी सी बात इसमें है जो मैं हमेशा बहुत ध्यान देता हूँ, 67वीं रैंक मतलब 67। मतलब समझिए कि इस समय छत्तीसगढ़ के सबसे 100 सबसे विद्वान लोगों में से 67वें नंबर के विद्वान है। ये बात को ध्यान रखिए आप, ये छत्तीसगढ़ में। और ये बात ये नहीं कि विद्वान लोग शुरू से ब्रिलियंट स्टूडेंट रहेंगे, तो एक एवरेज स्टूडेंट से छत्तीसगढ़ से टॉपर पोस्ट पे आ गए 67वीं रैंक पर। ये दिखाता है कैसे एक नॉर्मल औसत स्टूडेंट भी अपनी अधिकतम ऊंचाइयों को छूने के लिए केवल मेहनत से वो मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसलिए आप सब भी उनकी जर्नी को हम सुनेंगे। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से लेकर के पीएससी करने की तैयारी तक के सफर के बारे में थोड़ा बताएं। सर मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर से सिविल इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग के बाद मुझे कोई एक ऐसा फील्ड चुनना था, क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद मेरे बहुत से मित्रजन हैं जो अलग अलग फील्ड जा रहे थे। कोई यूपीएससी कर रहा है, कोई गेट की तैयारी कर रहा है, कोई सीजीपीएससी भी कर रहा था। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर कुछ समय मैं सीजीपीएससी के बारे में सुना, फिर उसको समय दिया, फिर मैं भी यहाँ तैयारी करने आ गया। फिर तैयारी करते गया, कम से कम 2 साल से 2.5 साल में तैयारी किया। फिर इसके बाद बहुत से बार मैंने एग्ज़ाम लिखा, मेंस का 4 बार मेंस लिखा और दूसरा इंटरव्यू था मेरा। तो इस दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को मोटिवेट रखी और मेरे तैयारी में भी सहयोग रहा। जैसे मेरे गुरुजन हैं, मित्रजन हैं, मेरे परिवार वाले हैं, भाई हैं, सबका सहयोग रहा सर। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बात मैं फिर पूछना चाहूंगा चंद्र कुमार जी से। चंद्र कुमार जी, आप एक बार बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों मन में रहता है कि हम तो टॉपर नहीं, हमसे पीएससी जैसी चीजों की तैयारी नहीं हो सकती। शुरू से लोग अपने आप को मतलब नकारात्मक वे में देखने लगते हैं। तो अगर आप बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड में अगर आप खुद को मार्क्स दें, तो आप अपने आप को किस स्तर पर नापते हैं? एवरेज स्टूडेंट या बहुत टॉपर स्टूडेंट, किस लेवल पर नापते हैं, ये बताइए एक बार आप। सर स्टार्टिंग से ही मैं 12th 10th और कॉलेज सब में एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ। ऐसा ये भ्रम है सर बिल्कुल कि टॉपर स्टूडेंट ही टॉप करते हैं। आप अगर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं तो एक ये अलग ही बैकग्राउंड हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपनी योग्यता, कौशल, ये सब का विकास करके आप अपनी पढ़ाई को मजबूत करके आप यहाँ टॉप कर सकते हैं, रैंक लगा सकते हैं, पोस्ट ले सकते हैं सर। तो एवरेज स्टूडेंट या कमजोर स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं होता। आप पढ़ाई कीजिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, फिर आप भी टॉप कर सकते हैं, रैंक लगा सकते जी, आपका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम था? हैं। सर मेरा हिंदी मीडियम। तो ये बात मैंने की कि इसलिए दो बात मैंने पूछा कि अधिकांश हम आजकल देख रहे हैं कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड की और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम यार टॉपर नहीं रहे हैं, क्लास टॉपर नहीं, स्कूल टॉपर नहीं है, तो हम कैसे पीएससी की तैयारी करेंगे। तो ये इसके जीते जाते एग्जाम्पल आपके सामने है कि जो आपने मेहनत के दम से, अगर आप उस दिन से जज्बा, आप जिस दिन से आप तैयारी करना है, उस दिन से अगर आपके अंदर जज्बा है कि नहीं मुझे कुछ बनना है, तो आप बन करके ही रहेंगे। इसी बनने के क्रम में मैं एक बार चालू करना चाहूंगा एक क्वेश्चन जो हमसे मन में उठता है कि बहुत सारे लोग तैयारी करने आते हैं, इस बीच में बहुत सारे अप एंड डाउन को देखना पड़ता है, तो बहुत सारा मेंटल डिप्रेशन, टेंशन, आपका एंजाइटी वाली स्थिति उत्पन्न होती है। तो उसे कैसे लड़ करके कुछ लोग आगे निकलते हैं, कुछ लोग हार मान जाते हैं। तो वैसे कुछ सिचुएशन अगर आपके जीवन में आई और आप उससे बाहर निकले, तो मैं चाहूंगा उस चीज को आप बच्चों के सामने रखें ताकि वो सीख पाए। यस सर, जैसे कि 2017-18 में मैं और मेरा छोटा भाई दोनों साथ में प्री करने आए थे। तो घर में कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि दोनों भाई में से किसी एक को पढ़ना था। तो मेरा भाई, छोटा भाई है, कुछ कुछ त्याग किया वो, और वो बोला कि भैया आप पढ़ो, मैं घर जाता हूँ, घर को संभालता हूँ। और मेरी माताजी का भी तबीयत लंबे समय से खराब था, तो ऐसा सिचुएशन आ गया कि शादी करना था। तो मैं बड़ा होता हूँ, बड़ा होने होने के नाते मेरे को शादी करना था, लेकिन मैं बोला कि मैं पढ़ाई करूँगा। तो मेरा छोटा भाई बोला कि ठीक है भैया आप पढ़िए, मैं शादी कर लेता हूँ। तो शादी भी किया। तो माता पिता भी हैं, जो मेरे पिताजी हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं कि मेरे बेटे का भी भविष्य बन जाए, अच्छे से हो जाए। तो उनके लिए भी पढ़ना था,
करना था कुछ, और इस बीच बहुत सी समस्याएं आई, सबके लिए आती है। मैं भी कुछ कुछ एंजाइटी वगैरह से गुजरा हूँ, लेकिन इस समय एक उम्मीद था, भरोसा था, और घर वालों का सपोर्ट था, जो मुझे यहाँ तक लाने में उनका पूरा रहा सब। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि अगर आपके अंदर जज्बा है, जैसे कि आपको अगर परिवार का अगर आप स्थिति को रियल में आकलन करके महसूस कर पा रहे हैं कि आपने जहां देखा कि इनके सक्सेस के पीछे इनके भाई का बहुत बड़ा योगदान है, परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने छोटा भाई होने के नाते भी अपने बड़े भाई की जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लिया और बोला कि आप पढ़िए भैया। तो इस बात से आपको सीखना होगा कि भैया आपका छोटे भाई है बड़े भाई मायने नहीं रखता। आपको ये हमेशा आकलन करना होगा, कोई एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। माइल स्टूडेंट डिसीजन, निर्णय निर्माण शक्ति आपके अंदर होना चाहिए। और आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जैसे इन्होंने कहा कि मुझे तो पढ़ना ही है, मैं पढ़ाई ही करूंगा, तो वो जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है दोस्तों, और भाई ने बोला कि ठीक है आप पढ़िए मैं घर संभालूंगा, तो आपके हमेशा बैकग्राउंड में एक ऐसा सपोर्टिव हिस्सा होना चाहिए जो आपके सपोर्ट में आपको ताकत हम सब बढ़ाए, और वो हमेशा आपको उस डिप्रेशन टेंशन से बाहर निकाल सकेंगे, और उनको हमेशा ध्यान करके आप भी उस टेंशन से बाहर आ सकते हैं। तो हमेशा अपने आसपास के सर्कल में ऐसे लोगों को जरूर अपने साथ जोड़ करके रखिए जो आपके उस समय पर, उस डाउनफॉल में आपका साथ हमेशा दे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब तैयारी की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगा चंद्र कुमार जी आप बताइए कि जब आप पीएससी प्री के लिए किस तरह से तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, और उसके टेस्ट जो देते हैं उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और एग्जाम हॉल की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो तीनों अलग अलग सेगमेंट में एक बार आप बताइए। तैयारी में सर्वप्रथम सर कि सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़िए, और सिलेबस के अनुसार अच्छे से आप उसको तैयार रखिए। फिर आप तैयार रखने के बाद उसको अच्छे से पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, क्योंकि टेस्ट सीरीज का बहुत महत्व होता है कि आप टेस्ट सीरीज लगाए हैं, बहुत से क्वेश्चन बनाए हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं, आपकी जो विश्लेषण करने की क्षमता है वो बढ़ते जाती है। तो ये एग्जाम हॉल में बहुत काम आता है। जैसे कि मैं 3-4 साल से अर्जुना क्लासेस में टेस्ट में जुड़ा हूँ, तो यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं कि सीधे सीधे एग्जाम में दिख जाते थे कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि आप लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके तुक्का भी लगना लग जाता है, तुक्का भी लगने लग जाता है कि वहाँ एग्जाम हॉल में जो प्रेशर रहता है ना, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं बनते रहता, तो आप क्या करें ऐसा मन में विचार आता है। लेकिन आप टेस्ट दिलाए हैं तो ये प्रेशर थोड़ा रिलीज हो जाता है, और तुक्का भी सही होने लग जाता है, और आप पढ़ें तो क्वेश्चन बनने ही है। इसी टेस्ट को लेकर के एक माइंडसेट मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे बच्चों को मन में रहता है कि मैं पूरा पढ़ लूंगा, तब एक साथ लास्ट में फाइनल एग्जाम बैठूंगा, टेस्ट सीरीज नहीं दूंगा। ऐसा लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ पूरा पढ़ूंगा अच्छे से और सीधे एग्जाम के दिन उपस्थित होकर के दे दूंगा। तो अब बताइए इस बीच में वो टेस्ट को जब इग्नोर मारते हैं तो इसका कितना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है या कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, इसका थोड़ा आप बताइए। सर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है, क्योंकि आप पढ़ ही रहे लेकिन आपका आकलन हो नहीं रहा है। तो आकलन करने के लिए टेस्ट बहुत जरूरी है सर, कि आप पढ़ रहे हैं तो आपके ज्ञान को कहीं प्रदर्शन भी करना है, परखने वाला भी होना चाहिए, तो वो बहुत निगेटिव करता है सर। तो आप पढ़ते पढ़ते टेस्ट दिलाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है, और एग्जाम हॉल में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ थोड़ा मेंस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मेंस में एग्जाम को लेकर के आपकी रणनीति क्या होती थी, और उसमें आंसर राइटिंग का, हैंड राइटिंग का, स्पीड का, इन सभी चीजों का कितना बड़ा वैल्यू है, इस पे को थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए अपना। सर जैसा कि प्री में आपके ज्ञान का प्रदर्शन होता है, लेकिन मेंस में आपकी लेखन शैली का प्रदर्शन है। तो जो लेखन शैली है वो एक सुधार नहीं होता, उसके लिए आपको पढ़ने के बाद निरंतर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप लिखने का प्रयास नहीं कर सकते तो टेस्ट दिला सकते हैं, जैसे कि अर्जुना क्लासेस में भी टेस्ट सीरीज चलता है, और मैं मेंस का ज्वाइन किया था, तो मेरा जो स्पीड है 3 घंटे में जो लिखने की स्पीड है यहीं से ही डेवलप हुआ है, कि 3 घंटे का पेपर मैं 2.5 घंटे में कर लेता था, और आधा घंटा मैं उसको एक बार देख भी लेता था, और साथ ही साथ जो लेखन शैली है उसमें भी सुधार होते गया, कि यहाँ के जो द्विवेदी सर हैं वो हमेशा मोटिवेट करते थे, और कैसे लिखना है, कैसे फ्रेम करना है, ये सब के बारे में चर्चा करते थे, तो ये सब बहुत हेल्पफुल रहा सर। तो जैसे कि चंद्र कुमार जी ने आपको बताया कि जब आप मेंस में खासकर जब आपको निकालना है तो पढ़ने के बाद सिलेबस को एक बार आपको आंसर राइटिंग टेस्ट जरूर देना चाहिए, क्योंकि वहीं से आप खुद को जान पाएंगे कि आपकी शैली कैसी है। शैली भैया अगर आपका स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है तो आप कम शब्दों में कितने अच्छे से उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, ये बहुत बड़े वाला हिस्सा है। दूसरा कि आपका आंसर फ्रेमिंग स्ट्रक्चर वगैरह बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, आपकी स्पीड बहुत नहीं है, तो आंसर फ्रेमिंग स्ट्रक्चर जो है उसको बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे हमारा अर्जुन क्लासेस जब टेस्ट सीरीज होता है आप देखेंगे आपको एक मार्क्स मिलता है, मगर हमारे केवल नंबर नहीं दिए जाते कि 100 नंबर का टेस्ट आपको 80 मिला, हमारे उसके साथ रिमार्क्स मिलते थे। हम लिखते थे कि इस जगह पर गलतियां हैं, इस चीज में सुधार कीजिए, कमियों में सुधार कीजिए। लास्ट में एक और चीज हमारे दोस्तों ऐड किया जाता था, हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज लिया जाता है तो उसमें जो टॉपर, उस टॉपर की कॉपी हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, व्हाट्सएप भेजते थे कि सब देखिए कि जो टॉपर हुआ टॉपर आखिर बना क्यों है।
उस सिलसिले में इनका भी कॉपी बहुत बार शेयर हुआ है बच्चों के बीच में कि आखिर टॉप करते थे टेस्ट सीरीज में, प्री में बहुत बार टेस्ट सीरीज में टॉप किए हैं, मेंस में टॉप किए हुए हैं, तो इनकी कॉपी शेयर होती है कि बाकी लोग ताकि देख के समझ पाए कि हाँ कि जो टॉपर है वो टॉपर बना क्यों, क्या उसने नया लिखा, क्या उसने मुझसे अलग लिखा। इस तरीके से भैया टेस्ट सीरीज में पोर्शन स्ट्रॉन्ग करने के ये सिंपल सा मार्ग है कि आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, तो मेंस का आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे चंद्र कुमार जी, तो आता है इंटरव्यू का फाइनल सेशन। तो इंटरव्यू को लेकर के बच्चों को खासकर किस बात का ध्यान देना चाहिए और आपसे आपके इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और किस आधार पर पूछे गए थे, उसका चाहूंगा कि रियल क्वेश्चन आप अगर बच्चों के सामने रखते हुए अपने बारे में थोड़ा मार्गदर्शन दें। यस सर, इंटरव्यू जैसे कि बोलने की शैली है, तो वो एकाएक नहीं आता। आप कंटिन्यू अगर आप कर रहे हैं प्रैक्टिस तो आएगा। जैसे कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब से ही इंटरव्यू की तैयारी आपकी स्टार्ट हो जाती है। अपने आप में व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और बोलने की क्षमता है, जो काबिलियत है, उसको भी आप सुधार कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में आप बेखौफ होकर बोल सकते हैं। बाकी डर तो बना ही रहता है, इंटरव्यू इंटरव्यू होता है। और अगर आप पढ़े हैं और बोलने की शैली सही है तो आप आंसर भी सही दे पाएंगे। और इंटरव्यू में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बायोडाटा से आता है। जैसे मेरा इंटरव्यू है इस बार, तो मेरे 70 से 80% क्वेश्चन बायोडाटा से है। जैसे कि मैं कबीर धाम का हूँ, तो कबीर दास जी के बारे में पूछा गया, उनके दोहे पूछे गए, संत परंपरा पूछे गए, कबीर धाम में गुड़ फैक्ट्री, शक्कर फैक्ट्री और एथेनॉल प्लांट के बारे में पूछे गए। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जिसमें इसराइल हमास, रूस यूक्रेन, चीन ताइवान, पीओके, ये सब पर बात किया गया। और मेरी जो हॉबी थी योगासन, योगासन से संबंधित कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और उसकी प्रशासन में उपयोगिता पूछे गए। बाकी सिंधु नदी, उनकी सहायक नदी, ऐसे टाइप से क्वेश्चन बने थे। तो मेरा मानना है कि 70 से 80% क्वेश्चन बायोडाटा से ही आता है, तो आप बायोडाटा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए दोस्तों, एकदम रियल एग्जाम के उन्होंने क्वेश्चन बताया जो उनसे पूछे गए थे कि आपके बायोडेटा के जितने बिंदु उसको आप अच्छे से हर डायमेंशन में तैयार करके रख लें। क्योंकि अगर आपने बायोडाटा को स्ट्रॉन्ग नहीं किया और आपको लगा मैं पढ़ने में अच्छा हूँ और पढ़ाई के बेसिस में चल जाऊंगा, तो दिक्कत है। और देखिए इंटरव्यू जैसे इन्होंने बताया कि कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं हो, इस पूरी तैयारी की जर्नी में आपने जितना नॉलेज गेन किया उस सबको इंटरव्यू के दिन जांच लिया जाता है। इसलिए इंटरव्यू के लिए दो हिस्से में तैयारी होती है, एक होता है दैनिक जीवन, एक होता है दैनिक जागरण। दैनिक जीवन में दोस्तों हिस्सा आता है वो आपका है कि दैनिक जीवन आपका क्या था स्टूडेंट के समय कि आप दिन भर उठ करके क्लासेस जाते थे, पढ़ते थे, सीखते थे, घर का ऑब्जेक्टिव देते थे, टेस्ट सॉल्व करते थे, उससे जो ज्ञान आपका अर्जन हुआ ये हो गया सब्जेक्टिव ज्ञान। ये दैनिक जागरण मतलब कितने जागरूक है अपने आसपास की चीजों को लेकर के, सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स, इसको लेकर आप कितने जागरूक है, आपके आसपास क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए हमेशा इंटरव्यू के लिए ध्यान रखेंगे कि कोई निरंतर प्रोसेस है, शुरू से चलता है, तो सब दैनिक जागरण और दैनिक जीवन ये दो मूल मंत्र याद रखिएगा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानना चाहेंगे कि आप बताइए चंद्र कुमार जी, बच्चे के बारे में बहुत सारा वहम होता है, कई बार लोगों को लगता है कि सर मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ और कंप्लीटली वो बैन करके चले जाते हैं। आप क्योंकि खुद वैसे बहुत सारी परिस्थितियों से गुजर करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वैसे बच्चों के लिए आपका क्या सलाह है? सर ऐसा है कि समस्याएं तो हर जगह आती हैं, लेकिन उसका समाधान भी होता है। तो आप मेरे को ऐसा मौका नहीं मिला, पढ़ने का मौका नहीं मिला, या फिर मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ये सब रोना सही नहीं है मेरे अनुसार। कि आप कर सकते हैं, आप में काबिलियत है, आप में योग्यता है, तो आप पढ़िए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो भी ये है सब सही होने लग जाएगा। कि आपको लगेगा कि ठीक है, जो था बलिदान था वो बलिदान है, और जो मैं समय व्यर्थ किया या फिर पैसा बर्बाद किया, ये सब आपको निवेश लगने लग जाएगा कि मैं अपना समय निवेश किया, जिसका परिणाम मेरे को आज मिल जाए। तो मेरा मानना है कि तैयारी करना चाहिए, परिस्थितियां से निपटना चाहिए, परिस्थितियां आपको मजबूत करने आती है, ना कि गिराने। तो तैयारी करते रहना चाहिए सर। एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा हिस्सा था, आप जैसे रूस यूक्रेन और आपसे पूछा गया है ना, और आपसे चाइना ताइवान पूछा गया, ये लगभग करंट अफेयर के वाले पोर्शन हो जाते हैं ये। तो करंट अफेयर की तैयारी को लेकर के आपकी क्या रणनीति रहती थी? सर करंट अफेयर हमेशा महत्वपूर्ण है, चाहे प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू, हर जगह महत्वपूर्ण है। और जैसे कि प्री में 5 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से बन जाते हैं। तो करंट अफेयर ऐसा है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और जैसे कि मैं करंट अफेयर में अर्जुना क्लासेस का करंट अफेयर पढ़ता था, तो 100 पेज का लगभग करंट अफेयर रहता था। तो उसमें से अब मैं कम पोर्शन है, वेटेज ज़्यादा है, 100 पेज का पढ़ लिया मैं, और उसमें मेरे को 10 क्वेश्चन मिल गया, 20 नंबर मिल गया। तो एक एक नंबर का हम मारा मारी है, तो 20 नंबर बहुत होता है। तो आप अच्छे से पढ़ लिए, और वहाँ से 8-10 क्वेश्चन भी फंस गया और बना लिए, तो बहुत महत्वपूर्ण है सर। तो मेंस में भी आंसर राइटिंग करें तो नंबर बढ़ जाते हैं, और इंटरव्यू में तो पूछते ही हैं, आपको जो राय है, आपका जो विश्लेषण है, पूछते ही हैं।
तो इसलिए दोस्तों करंट अफेयर के बेटे जब ध्यान रखिएगा अपनी पूरी जर्नी में। अब मैं चाहूंगा कि चलिए सेशन समाप्ति करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन और हैं और आपके क्वेश्चन आते जाएंगे तो हम पूछते रहेंगे। और अंतिम में क्वेश्चन पूछूंगा कि अब आपका दीपक जी, चंद्र कुमार जी, आपका जो पूरी जर्नी रहा इस बीच में, इस बीच में आप अपने आने वाले जो भावी छात्र हैं आपके अंदर, आप जो देखते हैं भविष्य में और बच्चे जो तैयारी करने हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जो तैयारी का समय किस बात का ध्यान रखें? सर तैयारी करना है तो एक रहता है कि किसी चीज को चाहो तो उसे शिद्दत से पाने की कोशिश करो। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर पीएससी की तैयारी में लग जाते हैं या फिर व्यापम की तैयारी में लग जाते हैं तो अपना ध्यान केंद्रित रखिए, अपने लक्ष्य पे फोकस रहिए और तैयारी करते रहिए। मेरा एक शुरू से एक मूल मंत्र रहा है, क्या फर्क पड़ता है कहाँ कितना गंवा दिया, अगर बचा हूँ तो उम्मीद का हर एक हिस्सा बाकी है। किस्सा बाकी है, बहुत बढ़िया बात कि हर एक किस्सा बाकी है। अगर आप हैं तो उम्मीद का हर एक किस्सा बाकी है, क्योंकि आपसे ही तो दुनिया की सारी उम्मीदें हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि जो सलाह, तो आपकी अंतिम मैसेज, एक सलाह बच्चों को दे दें कि अब तैयारी करते हैं तो इसके लिए ये पूरी तैयारी किस प्रकार की तपस्या, किस प्रकार त्याग मांगता है, उस पर अपना एक विजन आप रख दीजिए बच्चों के सामने। सर जैसे कि सतयुग में तपस्या होता था, वैसे ही अब कलयुग में जो पीएससी है, सरकारी नौकरी है, एक प्रकार का तपस्या ही है, त्याग ही है कि आप जब तक त्याग नहीं करोगे, जब तक तपस्या नहीं करोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। तो आप निरंतर प्रयास करते रहिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसे दोस्तों बहुत ध्यान समझिए, चंद्र कुमार जी कहना चाह रहे कि सतयुग में जब हम तपस्या करते थे ईश्वर प्राप्ति के लिए, कलयुग में हमको तपस्या त्याग करना है सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए। मतलब आज सरकारी नौकरी ईश्वर तुल्य हो गया दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए। और ईश्वर इतनी आसानी से तो प्राप्त कभी भी नहीं होते थे, चाहे युग कोई सा भी हो। ईश्वर प्राप्ति के लिए आपको हर युग में तपस्या और त्याग करना ही पड़ेगा। वैसे सरकारी नौकरी भी एक पढ़ने वाले छात्र के लिए जो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है, क्योंकि सरकारी नौकरी एक ईश्वर के समान ही है। तो आप उसको अपना धर्म कर्म सब मान करके उसको पूजनीय बनाइए, ताकि दोस्तों उसमें आपको कभी फेलर का सामना ना करना पड़े। एक क्वेश्चन और आता है चंद्र कुमार जी यहाँ पर, बहुत सारे लोग इस बात में हमेशा वहम में रहते हैं कि सर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको तैयारी कब तक करते रहना चाहिए और कब छोड़ देना चाहिए, इसको लेकर आप अपना एक अंतिम विचार दे दीजिए। सर मेरा मानना है कि आप अगर निरंतर सुधार कर रहे हैं तो तैयारी करते रहना चाहिए। जैसे कि कोई एग्जाम है, उसमें आपका रैंक अच्छा लगा है, नंबर है 70 आया है, अगली बार 75 हो गया, 76 हो गया, 80 हो गया, तो आपको तैयारी निरंतर करते रहना चाहिए कि आप बढ़ रहे हैं। लेकिन आपका नंबर कम होते जा रहे हैं, जैसे कि 70 है, 65 हो गया, 50 हो गया, तो इसमें आपको देखना चाहिए कि स्वयं का आकलन करना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या सुधार किया जा सकता है। तो आप अपने पे सुधार कीजिए, अपने मित्रजन गुरुजन सबसे पूछिए कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, स्वयं का आकलन कीजिए, उस पर सुधार कीजिए, काम कीजिए। और हो सके तो आप उसमें अच्छा बेहतर करने का प्रयास कीजिए। अगर सुधार होता है तो आप तैयारी बनाए रखें, अगर नहीं हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि तैयारी छोड़ देनी चाहिए, किसी और फील्ड में जाना चाहिए, लेकिन वहाँ भी आप जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश करिए कि यहाँ है तो कुछ दिन और कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसे चंद्र कुमार साहू जी ने कहा कि ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जब आपको मन करके मुझे त्याग देना है, छोड़ देना पढ़ाई, तो ध्यान रखिए वो छोड़ के आप पहले क्या करेंगे जीवन, ये पहले अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि अब आप क्या करेंगे उसके बाद। फिर जब हम करेंगे, क्या उसमें फेलवर नहीं आए, कि उसमें आपको अप एंड डाउन नहीं देखना पड़ेगा? अगर आंसर है हाँ, देखना तो पड़ेगा सर। बिजनेस है तो भी, काम धंधा है तो भी, कुछ भी है, जॉब है तो भी, सब में अगर अप एंड डाउन है तो फिर उसको छोड़कर 4 साल फिर कुछ और खोजेंगे, फिर 4 साल बाद कुछ और खोजेंगे, तो ऐसे जीवन आप स्थायी जीवन कब जिएंगे? इसका मतलब आप ये सोचिए कि बार बार स्थायी सोचने के विचार में इसी को अपना स्थायी सोचिए और इसी में थोड़ा और मेहनत लगा करके प्रयासरत बने रहिए। ठीक है, इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप एक अंतिम मैसेज जो आप बीच में बोले, उस अंतिम मैसेज को फिर से दोहरा देता कि बच्चों के अंदर अंतिम छाप रह जाए। आप अंतिम अपना मैसेज पहुंचा करके फिर हम सेशन का समाप्त करते हैं। बता दीजिए फिर से वो क्या फर्क पड़ता है कहाँ कितना गंवा दिया, अगर मैं भी बचा हूँ तो उम्मीद का हर एक हिस्सा बचा है। उम्मीद का हर एक किस्सा बाकी है। तो उम्मीद रखिए, अपने पर भरोसा बनाए रखिए, ताकि आप अपना और अपने समाज का नाम रोशन कर सके, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। और इसी के साथ मैं अपने भाई, अपने माता पिता, गुरुजन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ कि मेरी सफलता में इन सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो दोस्तों इसी बीच में आपको एक मैसेज पहुंचा दूं कि इनका एक आफ्टर सिलेक्शन से पहले समाज बहुत सारी बातें बोलती है कि भाई तुम्हारा उम्र हो रहा है, शादी करो, तुम काहे नहीं काम कर रहे हो, इतने साल से पढ़ रहे हो, तुम पढ़ाई नहीं करो, पैसा व्यर्थ कर रहे हो, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। चंद्र कुमार जी के जीवन में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई, मगर उसके बाद उन्हीं लोगों ने कैसे इनका स्वागत किया अधिकारी बनने के बाद, इसका एक वीडियो आपके सामने क्लिप में डलेगा, तो आप उसको देखेंगे कि अगर आप में जज्बा है तो सबका विचार चेंज हो जाएगा आपको लेकर के। तो वीडियो जरूर देखिएगा कि किस तरह से इनका भव्य स्वागत किया गया,
तो इसी के साथ हम आज के सेशन की समाप्ति करेंगे। मैं आप सबकी ओर से और अर्जुना क्लासेस की ओर से चंद्र कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल करके आए और बच्चों के मार्गदर्शन किए। बस मैं आपसे एक आश्वासन चाहूंगा कि जब भी हमारे कोई भी और हमारे व्यूवर्स हो, उनको मार्गदर्शन चाहिए हो, तो आप अपने जब भी अगर आप फ्री हैं तो आप उनके साथ आप मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित होंगे किसी न किसी सेमिनार में। इतना आश्वासन मैं आपकी ओर से चाहता हूँ। तो इसके लिए एक बार अपनी अंतिम बात बता दीजिए बच्चों को। सर जहाँ तक रहेगा पूरा सहयोग रहेगा मेरा, और अगर मेरी वजह से किसी की लाइफ या फिर कोई सोच या विचार बदल जाते हैं तो मेरे लिए गर्व का विषय रहेगा, क्योंकि सोच और विचार से ही व्यक्ति महान बनते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, वो अपने सोच विचार के कारण ही महान बने हैं। उनके जो विचार हैं वासुदेव कुटुंबकम की, तो उनके कारण वो महान हुए हैं। उनसे बहुत लोग प्रेरित हुए हैं। अगर कोई मेरे से प्रेरित हो जाता है और अपना भविष्य बनाने के लिए मार्गदर्शन लेता है, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। तो चलिए, बहुत बड़ा आश्वासन दोस्तों कि इतने बड़े अधिकारी के पद पर जाएंगे और इतना बिजी रहने के बाद अगर उनको समय मिला तो जेन्युइनली किसी न किसी सेमिनार में उपस्थित होकर आपका मार्गदर्शन देंगे। तो आप सब अर्जुन क्लास से जुड़े रहिए, आप सबको प्रॉपर मार्गदर्शन मिलेगा उनसे, जो खुद राज्य में 67वीं रैंक लेकर के अधिकारी बन रहे हैं दोस्तों। तो राज्य के सबसे विद्वान लोगों में से, सबसे मेहनती लोगों में से आपको मिलने वाला है, जो बहुत कर्मठ है अपने कर्तव्य के प्रति। तो इसी के साथ आज की सफलता के सफर नामक इस कड़ी का हम समापन करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं, आप सब से अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। धन्यवाद। आप मेरे कर दीजिए। ठीक है।